बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज की ऑनलाइन जो क्लास है वो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनका जो ऑनलाइन क्लासेस की सब्जेक्ट है आज वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। मैं आपको बच्चों बता दूं, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन इस विषय के अंतर्गत आज की ऑनलाइन क्लास की जो टॉपिक है वो है मानव संसाधन का प्रबंधन, यानी बच्चों मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मैं आपको बता दूं बच्चों, मानव संसाधन से अभिप्राय व्यक्ति की शिक्षा, कुशलता व प्रशिक्षण का, याद रखिएगा, कुशलता व प्रशिक्षण का उचित उपयोग करना है। किसी राष्ट्र की उन्नति वहां उपलब्ध संसाधनों पर ही डिपेंड करती है, वहां के मौजूद संसाधनों के उपलब्ध पर ही निर्भर करती है। संसाधनों का आवश्यकता अनुसार समय की मांग के अनुरूप उपयोग करना ही मानवीय संसाधन का कार्य है। मानव संसाधन एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और इस संसाधन के अभाव में, यानी मानव संसाधन की कमियों में, अन्य संसाधनों का प्रयोग बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों, याद रखिएगा कि मानव संसाधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये वो है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन का मुख्य उद्देश्य है संगठन या संस्था में कार्यरत व्यक्तियों में समन्वय के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मानव संसाधन, ये जो शब्द है ना, मानव संसाधन नामक शब्द की उत्पत्ति जो है वो कार्मिक प्रबंधन से हुई है। मानवीय संसाधन मानवीय पूंजी का एक ऐसा संचय है जो अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण योगदान करता है। शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि विद्यालय में शिक्षा के समुचित क्रियान्वयन हेतु उचित रूप से मानव संसाधनों, अब आपको मैं बता रहा हूं मानव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, पेरेंट्स, माता पिता, बच्चों के गार्जियंस, अभिभावक और बहुत सारे अन्य कार्मिक हैं जो आते हैं, और इन्हीं की व्याख्या, जो आख्या जुड़ी हुई है वो प्रबंधन से है। तथा मानव संबंध के अंतर्गत इन समस्त तथ्यों के बीच तारतम्यता स्थापित करते हुए उचित शिक्षा प्रक्रिया के संचालन से है। मानवीय टकराव, मैं आपको बता दूं बच्चों कि मानवीय प्रबंधन में इस बात का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए कि किसी भी स्तर पर संगठन में टकराव, उनके कार्य क्षेत्रों में अस्पष्टता तथा एक ही कार्य हेतु मानवीय संसाधनों की दोहराव की स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। समुदाय से संपर्क ही बेहतर शिक्षक, छात्र एवं वातावरण का निर्माण करते हैं और मानवीय प्रबंधन में अपनी अपनी मदद करते हैं। मानवीय प्रबंधन में हम सबकी सहायता करते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, अब ध्यान से सुनिएगा आप सभी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर, कि मानव संसाधन के अंतर्गत विद्यालय के प्रबंधक को भी शामिल किया जाता है। भाई, विद्यालय के मैनेजर साहब भी शामिल होते हैं मानवीय संसाधन में, और मानव संसाधन प्रबंधक का एक मुख्य उद्देश्य
विद्यालय में कार्यरत समस्त व्यक्तियों के समस्त कार्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसी के द्वारा अन्य बहुत सारे लोगों को प्रेरित करते हुए और प्रेरित करना, निर्देशन देना, विकसित एवं प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है। और इसके साथ प्रबंधक उचित विद्यालयी मानव प्रबंधन द्वारा आवश्यक शैक्षिक दशाएं एवं उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण भी करता है। आपको बच्चों ये भी बता दूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी कि शिक्षा में उचित मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से समस्त शैक्षिक क्रियाएं सुचारू रूप से समयानुसार पूर्ण रूप से होती हैं और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती है। ये तो हो गया बच्चों मानव संसाधन का प्रबंधन। मैं आपको नेक्स्ट लेकर के चल रहा हूं बच्चों मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मानवीय संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता मैं आपको लेकर के चल रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा, नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मानव संसाधन प्रबंधन एवं मानव संबंध की एक विद्यालय की शैक्षिक क्रियाओं हेतु विशेष आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को आपके सामने रख सकते हैं। जैसे इसका पहला पॉइंट है, विद्यालय में किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं या भविष्य में किस प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती हैं, उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, उचित मानवीय संसाधन प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण एवं उनकी कार्यकुशलता के आधार पर उनके कार्य का वितरण, इन सभी का प्रबंध करके उनकी कार्यकुशलता का अधिक विकास किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, समस्त कर्मचारी, समस्त स्टाफ, चाहे वे शिक्षक, छात्र, अभिभावक आदि कोई भी हो, उन सभी को अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाने हेतु मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट नंबर 4, समस्त शैक्षिक कार्मिकों को संस्था में निहित उद्देश्यों व कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा के प्रति समस्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा प्रेरणा प्रदान करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये तो हो गया मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता। मैं आपको नेक्स्ट लेकर के चल रहा हूं मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव। मैं आपको बता दूं बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आइए मैं आप सभी को बच्चों मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों के अगर हम प्रभाव की बात करें तो आपको बता दूं बच्चों कि विद्यालय में मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव विद्यालय की छवि, ध्यान से सुनिएगा, विद्यालय की छवि तथा विद्यालय के छात्रों पर पड़ता है। अतः विद्यालय में मानवीय संसाधन जैसे शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इन सभी के बीच मधुर संबंधों का भी होना बहुत आवश्यक है। मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों कि मधुर संबंध अगर बना रहेगा तो वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि मधुर संबंधों से ही हमारा अभिप्राय विद्यालय से संबंधित, मधुर संबंधों से हमारा ये अभिप्राय विद्यालय से संबंधित सभी व्यक्तियों के द्वारा विद्यालय के विकास में सर्वाधिक योगदान देने
एवं अपने दायित्वों का पालन करने से है। अतः मानवीय संसाधनों के सकारात्मक पारस्परिक संबंधों का बालकों एवं विद्यालय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कुछ पॉइंट निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट मैं आपको लिए चल रहा हूं बच्चों कि मानवीय संसाधनों के सुमधुर संबंधों से उनके सामाजिक संबंधों में भी सुदृढ़ता आती है, क्योंकि विद्यालय के द्वारा समाज की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। पॉइंट नंबर 2, उत्तम मानवीय संबंधों वाले विद्यालयों में बालकों में प्रेम, पारस्परिक सहयोग एवं उदारता, इन सभी आदि सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। पॉइंट नंबर 3, सुमधुर मानवीय संबंधों के अंतर्गत बालकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है, क्योंकि ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यों को संपन्न कराता है। पॉइंट नंबर 4, विद्यालय में मानवीय संसाधनों के मधुर संबंध विद्यालय तथा बालक दोनों के चहुर्मुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पॉइंट नंबर 5, मधुर मानवीय संबंध विद्यालय प्रबंधन तथा विद्यालय प्रशासन दोनों में व्यक्ति ही महत्वपूर्ण का निर्वाह करते हैं, व्यक्ति ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, जिससे प्रत्येक कार्य समय पर अपने अपने रूप में संपन्न होता है। पॉइंट नंबर 6, अच्छे एवं उदार मानवीय संबंधों वाले विद्यालयों में प्रत्येक व्यक्ति संप्रति भाव से कार्य करता है, जिससे विद्यालय का सर्वोत्तम विकास होता है। ये तो हो गया बच्चों मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव। मैं आपको नेक्स्ट लेकर के चल रहा हूं, विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन, यानी बच्चों मेन ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल। आइए बच्चों नेक्स्ट है विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन, मेन ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल। सभी को पता है कि विद्यालय के प्रमुख मानव संसाधन कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों कि विद्यालय में शैक्षिक प्रबंधन में प्रिंसिपल प्रमुख प्रबंधक होता है, प्रधानाचार्य ही सब कुछ होता है, और इसके अतिरिक्त प्रबंध तंत्र में अध्यापक, कर्मचारी, छात्र एवं अभिभावकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इन सभी तंत्रों में प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व सबसे बड़ा होता है, सबसे अहम होता है। वह विद्यालय में मानवीय संबंध स्थापित करता है, समस्त कार्यकर्ताओं के समग्र योगदान को प्राप्त करते हुए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सके। अतः विद्यालय में ये सभी मानवीय संसाधन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मैं आपको बता दूं इन मानवीय संसाधनों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है, आपके सामने लिखा गया है कि विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन मुख्य रूप से हैं, जैसे नंबर 1 है प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, नंबर 2 अध्यापक टीचर, नंबर 3 छात्र स्टूडेंट, और नंबर 4 है समुदाय कम्युनिटी, यानी प्रिंसिपल, टीचर्स, छात्र और कम्युनिटी समुदाय। ये 4 चीज ऐसे हैं जो विद्यालय के प्रमुख मानव संसाधन हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर हम प्रधानाचार्य की बात करें तो विद्यालयीय शैक्षिक विकास प्रबंधन की दृष्टि से प्रधानाचार्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक कुशल एवं श्रेष्ठ प्रधानाचार्य वो होता है जो एक टीम के साथ कार्य करने की क्षमता रखता है और अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होता है एवं खुले विचारों वाला होता है,
विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया में उसे शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी का एक स्थान दिया जाता है, एक केंद्र माना जाता है प्रधानाचार्य को। वह सदैव छात्रों व अभिभावकों, स्थानीय समाज व राष्ट्र शिक्षा चिंतकों की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के प्रति सजग रहता है। वह विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण, छात्रों के व्यक्तित्व एवं अध्यापकों के व्यवसाय, इन सभी विकास के लिए हमेशा उत्तरदायी होता है। अतः प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है। हम ये कह सकते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी है। प्रधानाध्यापक के शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता पर निर्भर करती है। और प्रधानाध्यापक विद्यालय का ही नहीं बल्कि समाज का भी एक नेता होता है। विद्यालय को समाज के निकट ले जाने का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होता है। और ये विद्यालय की वो प्रमुख शक्ति है जिसके ऊपर विद्यालय की उन्नति एवं अवनति दोनों निर्भर करती है। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के बीच होने वाली एक कड़ी होती है। नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चल रहा हूं अध्यापक, टीचर्स। बच्चों नेक्स्ट है टीचर्स। मैं आपको बता दूं बच्चों कि विद्यालयी कार्य व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आधार की आवश्यकता होती है: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यचर्या। ये 3 ऐसे हैं जिनको महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यचर्या। मैं आपको बच्चों बता दूं कि शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, जबकि शिक्षक उन चक्कों की वह धुरी है जिसके बिना गाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको बता दूं बच्चों, शिक्षा की किसी भी योजना में अध्यापकों का केंद्रीय स्थान होता है। शिक्षकों का बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। जैसे शिक्षकों के बहुत सारे कर्तव्य हैं, जैसे निश्चित समय पर सुबह शाम प्रार्थना सभा में भाग लेना चाहिए, शिक्षक को अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा उपस्थित रहे। शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वे निष्ठा से काम कर सकें। शिक्षक अपने वर्ग की सभी पाठ्य वस्तुओं को पढ़ सके। शिक्षक वर्ग 1 से लेकर के 8 तक को शैक्षिक उपलब्धि स्तर को वर्ग के अनुसार बेहतर काम से जान सके। शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षण अधिगम का उपयोग करे। प्रत्येक बच्चे के शैक्षिक उपलब्धि स्तर की जानकारी एक शिक्षक को होना चाहिए। शिक्षक अभिभावकों की वर्गवार साप्ताहिक बैठक करा करके उनके बच्चों की प्रगति से अवगत करा सकें। बच्चों के उपलब्धि स्तर में हो रही प्रगति संबंधी अद्यतन रिपोर्ट रजिस्टर और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करके और उसे अभिभावकों के बीच प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों की कक्षा में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना एक शिक्षक का काम है। प्रत्येक यूनिट को पूरा करने के बाद छात्रों को असाइनमेंट देने का काम एक टीचर को होता है, एक अध्यापक को होता है, एक शिक्षक को होता है। निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करने का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी एक टीचर की होती है। विद्यालय के नियमों, विनियमों एवं निर्देशन का पालन करने का काम एक शिक्षक को होता है बच्चों। नेक्स्ट है छात्र, स्टूडेंट। आइए मैं आपको उनके भी कार्य मैं बताने चल रहा हूं। बच्चों मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हम छात्र की बात करें तो याद रखिएगा आप सभी, विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ उस विद्यालय के बालक एवं छात्र होते हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में जो भी प्रबंधन होते हैं वह छात्र को ही केंद्र मान करके किए जाते हैं।
वैयक्तिक रूप से जो समस्त छात्रों में कुछ निम्नताएं निहित होती हैं, उनको अपनी रुचियां, क्षमताएं व अपेक्षाएं बहुत होती हैं। छात्र शिक्षा प्रक्रिया के, हम ये कह सकते हैं कि छात्र शिक्षा प्रक्रिया के वे आधार होते हैं जो उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए और वे प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों छात्र, क्योंकि बिना छात्र के कुछ भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है कम्युनिटी, समुदाय। आइए ये लास्ट पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में समुदाय को कम्युनिटी कहा जाता है, जो दो शब्दों काम और म्यूनिस से मिलकर के बना है। कॉम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का मतलब होता है सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ हुआ एक साथ मिलकर के सबकी सेवा करना। इस प्रकार समुदाय वह समूह है जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन बिताते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। यानी हम आपको बता दें बच्चों कि समुदाय की भूमिका निम्नलिखित तथ्यों में स्पष्ट की जा सकती है, जैसे विद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था करना, विद्यालय भवन निर्माण में सहायता देना, पुराने विद्यालय भवन के मरम्मत में सहयोग देना, शैक्षिक उपकरणों की खरीदारी में सहयोग करना, पाठ्य सामग्रियों को बढ़ावा देने में सहयोग करना, विद्यालय में खेल के मैदान के लिए भूमि को उपलब्ध कराना, निर्धन यानी गरीब छात्रों के लिए पुस्तकों, गणवेश आदि का प्रबंधन करना, विद्यालय में छात्रावास निर्माण में सहयोग देना, छात्रों की स्वास्थ्य जांच के लिए सहयोग करना, छात्रों के व्यावसायिक निर्देशन के लिए समुदाय के सभी अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन करना। ये एक समुदाय का काम है, ये एक कम्युनिटी का काम है। तो आज तक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आप सभी को मानवीय संसाधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी, मानव संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में आप सभी को बताया, मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों के प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया, और लास्ट में विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन जिसके अंतर्गत प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र, समुदाय के बारे में आप सभी को बताया। नेक्स्ट आपका बच्चों जो टॉपिक होगा वो होगा विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका, रोल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन स्कूल मैनेजमेंट। ये मेरा नेक्स्ट टर्म में होगा ऑनलाइन क्लास में। आज के लिए बच्चों इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। बच्चों इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे।